नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीएए क्या पोलराइजेशन का पॉलिटिकल हथियार है? मोदी के विरोधी ऐसा ही कह रहे हैं। सीएए क्या अपने लोगों की नौकरी छीनने का टूल है? अरविंद केजरीवाल ने आज ये आरोप लगाया। सीएए क्या मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देगा? ओवैसी और कुछ अन्य मुस्लिम कट्टरपंथी नेता ये आरोप लगा रहे हैं। सरकार कहती है कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। इसे किसी को भी घबराने या चिंतित होने की जरूरत नहीं है, यह सरकार का कहना है। लेकिन वोटर क्या सोच रहा है? सीएए लागू होने के बाद, नागरिकता देने के नियम नोटिफाई होने के बाद हमने पहला सर्वे किया। पश्चिम बंगाल की कम से कम 13 सीटों पर सीएए का डायरेक्ट असर दिख रहा है। बंगाल की बाकी 29 लोकसभा सीटों पर इसका इनडायरेक्ट असर है। एक एक करके हम सभी सीटें आपको दिखाएंगे। सीएए के बाद वहां का समीकरण कैसे चेंज हुआ है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए उनसे परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं भावेश झा, हमारे सीएनएक्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मोहम्मद एहतेशामुल हक हैं, टीएमसी के नेता, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आइए सबसे पहले अब सर्वे की शुरुआत कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि हमने लोगों के सामने क्या सवाल रखे और उन सवालों के हमें क्या जवाब मिले। सीए को लेकर जितनी भी राजनीति हो रही है, जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, उसका ग्राउंड पर क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, आइए आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या सीए लागू होने से बीजेपी को फायदा होगा? ये सवाल जब हमने पूछा तो इसका जवाब हमें कुछ इस तरीके से मिला। 62% लोग ये कहने वाले थे कि हां, इससे बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 24% लोग नुकसान होगा ये कहने वाले थे। 14% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते कि सीएए का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी संख्या है लोगों की जो ये मानती है, 62% लोग ये मानते हैं कि सीएए लागू होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। यानी जिस चुनाव से जोड़कर अगर इसे देखा जा रहा है, विपक्ष अगर चुनाव से जोड़कर सरकार पर हमलावर है, तो 62% लोग ये मानते हैं कि सीएए का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब अगला सवाल इसी कड़ी में जो हमने पूछा वो सवाल है, सीएए लागू होने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे चुनाव प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा आरोप है जो विपक्ष मौजूदा सरकार पर लगाता है। अब ध्रुवीकरण बढ़ेगा ये कहने वाले 72% लोग हैं, और ध्रुवीकरण बढ़ेगा इसका फायदा मौजूदा सरकार को होगा, ये माना जा सकता है। 72% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा। मुसलमान मोदी को समझेंगे, यानी सीएए को लेकर जितनी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक तबका है जिसे डराने की कोशिश की जा रही है, 2% लोग ये कहते हैं कि मुसलमान मोदी को समझेंगे। 20% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसका कोई भी असर चुनावों में नहीं पड़ेगा। 6% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी राय सीएए को लेकर नहीं है। लेकिन 72% लोग ये मानते हैं कि इसके लागू होने से ध्रुवीकरण होगा। अब अगला सवाल भी आइए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो है, सीएए कानून से मुसलमानों के डर का कारण क्या है? और ये हिंदू वोटर्स के सामने सवाल रखा गया। हिंदू वोटर्स से पूछा गया कि सीएए कानून से मुसलमानों के डर का कारण क्या है? तो 35% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस डर का कारण है विपक्ष का दुष्प्रचार करना, विपक्ष का सीएए को लेकर भ्रम फैलाना, ये प्रमुख कारण है। 35% लोग ये मानते हैं। 21% लोगों की संख्या ऐसी है जो ये मानते हैं कि मौलाना के भड़काऊ भाषण इसके पीछे की वजह है। हिंदू वोटर्स के सामने सवाल रखा गया। 21% हिंदू वोटर ये मानते हैं कि मौलाना जो भड़काऊ भाषण देते हैं उसी का नतीजा है कि जो मुसलमान है वो भरोसा नहीं कर पा रहा है मौजूदा सरकार पर। सरकार की मंशा पर संदेह ये कहने वाले भी 32% लोग हैं। हिंदू वोटर ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर संदेह है मुसलमानों को। 32% हिंदू वोटर ऐसा मानते हैं, और 12% वो लोग हैं जिनकी कोई राय नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण है, हिंदू वोटर्स के सामने रखा गया कि मुसलमानों में आखिर इतना डर क्यों है सीए को लेकर। तो 35% लोग कह रहे हैं विपक्ष का दुष्प्रचार है, मौलाना के भड़काऊ भाषण है। इनको अगर आप मिला देंगे तो ये जो आंकड़ा है वो 56% का हो जाएगा। यानी कि 56% लोग ऐसा मानते हैं कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है और उसी का असर है कि मुसलमान सीए को लेकर डरा हुआ है। अगला सवाल जो कि मुस्लिम वोटर्स के लिए था, अगला सवाल ये था कि सीएए लागू होने से क्या आपको फिक्र हो रही है? सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में मुसलमान ही है।
हर कोई मुसलमानों के रहनुमाई होने की बात कर रहा है और सीए के लागू होने से मुसलमानों का जो है नुकसान होगा ये कहा जा रहा है। अब मुस्लिम वोटर भी ये मानता है, 65% मुस्लिम वोटर है जो ये मानता है कि हाँ सीएए लागू होने से हमें फिक्र हो रही है, जबकि 2% सिर्फ ऐसे मुसलमान हैं जो ये मान रहे हैं कि नहीं सीए लागू होने से हमें कोई फिक्र नहीं हो रही है, जबकि 33% आंकड़ा, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है, जो कोई राय नहीं रखते हैं इस पर। वो ये कह रहे हैं हम कह नहीं सकते कि सीए लागू होने से हमें फिक्र हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन बड़ा तबका है मुस्लिम वोटर्स का 65% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा होता है तो हमें फिक्र हो रही है, सीए अगर लागू होता है तो इसका प्रभाव मुसलमानों पर पड़ेगा। अब अगला जो सवाल है वो बहुत दिलचस्प है और वो सवाल टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां सीए का जो खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही हैं उसको लेकर है। सीए पर कराए गए ओपिनियन पोल से लगता है कि सीए का विरोध जितना बढ़ेगा बीजेपी को उतना ही फायदा पहुंचेगा। एंटी सीए कैंपेन से किसे फायदा होगा? तो बीजेपी को 61% फायदा होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को महज 7% का फायदा, 7% लोग मान रहे हैं कि फायदा होगा। तृणमूल को यानी कि टीएमसी को 21% लोग मान रहे हैं कि फायदा होगा। एआईएमआईएम को सिर्फ 3% लोग मान रहे हैं कि फायदा होगा और 8% लोग हैं जो कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब देखिएगा यहाँ बीजेपी को 61% लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि जितना एंटी कैंपेन होगा सीए को लेकर, विपक्ष जितना हमलावर होगा उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। और इसी कड़ी में जो एक और बड़ा आंकड़ा नजर आता है वो टीएमसी को लेकर नजर आता है। ममता बनर्जी जो इस कानून को वैध अवैधता के बीच में तोलकर देख रही हैं, उनकी पार्टी को 21% लोग ऐसा मानते हैं कि जितना एंटी कैंपेन होगा उतना ज्यादा जो फायदा है वो टीएमसी को होगा, लेकिन 61% लोग ऐसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी हैं, एमएलए और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत तो मैं आपसे ही करूंगी। अब 65% लोग अगर ये मान रहे हैं या 65% मुसलमान ये मान रहा है कि भाई उसे फिक्र है अगर सीए लागू होगा, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि आप उन्हें समझाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, सीए हम लेकर आ रहे हैं तो ये आपके खिलाफ नहीं है। देखिए, आप ही के सर्वे में आप ही के सवाल का जवाब निहित है कि किस प्रकार से 56% लोग उस सवाल से पहले किस प्रकार से भड़काया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो आप ही के चौथे सवाल ने पांचवें सवाल का जवाब एक तरीके से दिया है, परंतु मैं पहले 3 सवाल को भी एड्रेस करना चाहता हूं। पहला सवाल था राजनीतिक फायदा भाजपा को होगा। मैं तो कह रहा हूं प्राची जी, महात्मा गांधी जी बोलकर गए थे सीए लाना है। मनमोहन सिंह ने 2003 में इसकी पैरवी की थी। यूपीए ने 2 वर्ष के लिए लाया भी था ऐसा कानून, लिमिटेड कानून लाया था पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए, राजस्थान और गुजरात में लागू था। लूट लेते ना राजनीतिक फायदा, ले आते पहले ही। 70 वर्ष काम क्यों नहीं किया इन्होंने? और 2003-4 की रिपोर्ट भी है पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसको चेयर किया था प्रणब मुखर्जी ने और कपिल सिब्बल थे। उसमें साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बांग्लादेश पाकिस्तान में कौन है? हिंदू, सिख, ईसाई, इन लोगों को ही केवल नागरिकता मिलनी चाहिए। पहला सवाल का जवाब। दूसरा, उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण का क्या ये हथियार है? मैं तो कह रहा हूं कि ध्रुवीकरण का हथियार है तो भाई बताइए उद्धव सेना जो इंडिया अलायंस में वो क्यों समर्थन कर रही है? तीसरा, अब देखिए विरोध करने के नए नए एंगल, वैसे तो सारे विरोध वोट बैंक के हैं, परंतु एक नया एंगल इन्होंने तय बनाया है, रोजगार का एंगल। मैं केवल एक चीज दिखाना चाहता हूं, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। अमानतुल्ला खान ने मदनपुर खादर में जब रोहिंग्याओं को हटाया जा रहा था तब जाकर विरोध किया। उनके लिए 300 घरों की वहां पर व्यवस्था नल की और राशन की। मैं कह रहा हूं कि रोहिंग्याओं को, जिनकी संख्या तादाद ज्यादा है, 40,000 है, उनको जब यहां पर सरकारी दामाद बनाने का पूरा व्यवस्था करने का काम अमानतुल्ला खान ने किया, तब वो कौन से संसाधनों पर जीने वाले थे? वो किसके रोजगार के ऊपर अतिक्रमण करने वाले थे? तो मुझे लगता है कि तरीका चाहे जो भी हो, अंततः ये वोट बैंक की राजनीति के नाम पर विरोध करने वाले लोग हैं। और इसीलिए, और ये चौथी बात, ये कहते हैं गैर संवैधानिक है। भाई 3 तलाक का कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना लाने के लिए, उसका भी विरोध करते हैं। सिर्फ इतना था आपसे, तो मैं कहता हूं कि विपक्ष जो कह रहा है, चलिए वो कह रहा है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वोटर्स कह रहे हैं, जो मुसलमान कह रहे हैं, वो तो ये मान रहे हैं ना कि भाई 65% लोग ऐसे हैं मुसलमानों में जो ये मान रहे हैं कि हमें फिक्र है अगर सीए लागू होगा। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस फिक्र को हटाएंगे, समझाएंगे लोगों को। बात बिल्कुल सही है और इसीलिए आज भी आपके शो पर भारत का एक बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाला मुसलमान ही इस विषय को रखता है कि सीए कानून नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता प्रदान करने का कानून है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब तमिलियंस की एक व्यवस्था हुई थी, जब वो श्रीलंका से खदेड़े जा रहे थे, तब तमिलियंस के लिए एक खास कानून बनाकर उनको लाने की व्यवस्था की गई थी। तब क्या कहा गया था कि मुसलमानों के खिलाफ है? जब इंडिया और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था 50 के दशक में, तब नेपाल के लोगों को लाने की व्यवस्था की गई थी। तो क्या वो दूसरे
देशों के खिलाफ था, आज एक विशेष परिस्थिति के लिए विशेष समुदाय जो माइनॉरिटीज वहां पर खदेड़ी जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, उनके लिए व्यवस्था है। इससे पहले भी किया है, यूपीए ने जब किया तब वो चमत्कार, और आज हम करें तो गुनेगार कैसे? तो मुस्लिम भाइयों को भी समझना होगा कि इनकी दुकानदारी वोट बैंक की है, इनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। अब एक कानून जो कि हमारे देश की संसद से पास हो चुका है, वो देश में लागू हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप सरकार के इस फैसले को जनता के बीच में पहुंचाएं, भ्रम फैलाने की स्थिति आखिर क्यों पैदा की जा रही है? भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि भीड़ बढ़ जाएगी, हमारे रोजगार छीन लिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि शब्द याद कर लिया है आपने और आपके नेता ने, इसी को सबसे ज्यादा बोला जा रहा है और बताया जा रहा है लोगों को। देखिए, अगर इन्होंने 10 साल कुछ काम करा होता तो बिल्कुल चुनाव से समझिए 15 दिन पहले ये बात करने की जरूरत नहीं होती, पहले कर लेते। लेकिन चुनावी शाम के टाइम पे ये बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 10 साल कोई काम करा ही नहीं। आपने कहा कि भ्रम फैला रहे हैं, संविधान संसद से पास हुआ है, तो संसद में तो इनके पास सरकार है, तो ये तो फिर सरकार सब कुछ करती रहेगी, तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता तक सच पहुंचाना। आज भारत के हालात ऐसे नहीं है कि हम दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ पर बुला लें और उनके यहाँ पे अपने रोजगार दें, उनको कहाँ बसाएंगे हम? अभी मेरे भाई शहजाद ने कहा कि नहीं, जो रोहिंग्या जो है और वो तो 40 लाख है, उनके लिए तो हम नहीं कुछ कर रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, आप देख लीजिए, ट्विटर पे भी है, आप देख के चेक कर सकते हैं कि हरदीप पुरी जी ने कहा है कि भाई हम उनको भी फ्लैट देंगे। अब आप उनको फ्लैट दे रहे हैं, अब आप और शरणार्थियों को बुलाओगे, उनको फ्लैट देंगे, उनको रोजगार देंगे। सवाल यह है कि क्या भारत के हालात ऐसे हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए फ्लैट आप दे पा रहे हो? उनको खाना देने के नाम पर प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 5 साल तक देंगे। आपका खुद का मानना है कि देश की 60% आबादी को आप राशन दे रहे हो, वो खाना खाने की पोजीशन में नहीं है, तो उसके बाद में आप और लोगों को बुला रहे हो। बात किसी धर्म की नहीं है, बात सबसे पहले तो इस बात की आ रही है कि देश के हालात ऐसे नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले से बंद थे। आपने शायद ये ड्राफ्ट पढ़ा हो तो आपको पता हो कि 2014 से पहले जो लोग आए हुए थे उनको मान्यता दी जाएगी, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो वो तो पहले से आए हुए हैं। पूछिए ना सवाल कांग्रेस से कि कैसे आ गए इस देश में। देखिए, 2014 से जो पहले आ गए, अभी आप ड्राफ्ट में ले आइए, उसको फिर 2024 कर दीजिएगा, किस पे फर्क पड़ रहा है? अब जैसे मैंने भी कहा कि खाना दे रहे थे, अब कह दिया 5 साल और बढ़ा देंगे, उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सवाल नियत का है कि 2014 फिर 24 और 34 कब तक जाएगी आप भी नहीं जानते। सवाल नियत का है कि सरकार इसको चुनाव से 1 महीने पहले किसने लेके आई? सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, सोचे बिना कि देश के जो युवा हैं, जो रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, जिन पे आप लाठीचार्ज करिए सरकार, आप इनसे जितना सवाल पूछ रहे हैं, जिनसे हाथ मिलाकर आप दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनसे भी तो पूछिए कि क्यों घुसपैठियों को पहले नहीं रोका गया था? क्यों वो लोग जो आज जश्न मना रहे हैं, दिल्ली से खबरें आ रही हैं, बंगाल से खबरें आ रही हैं, क्यों आ गए वो देश में? क्यों नहीं दरवाजे बंद किए पहले? अरे पहले इस तरीके से थोड़ी आए थे, इस तरीके से कह रहे कि दरवाजे खोल दिए जाएंगे, कानून को इस तरीके से लेके आना कि आप आए, उनको बुलाया जा रहा है। बकायदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप खतरा इस तरीके से पैदा कर रहे हो कि आप लोगों को बुला रहे हो कि आ जाओ बाहर वाले देश में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। फिर भावेश आप समझाएंगे। मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं, एविडेंस के साथ। ये हिंदू की रिपोर्ट है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टू एचसी प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू रोहिंग्या रेफ्यूजीज। इनके अमानतुल्लाह खान मदनपुर खादर भी गए थे, आपको पता है, इंडिया टीवी पे वो स्टोरी चली थी। ये तो दे रहे थे रोहिंग्याओं को। दूसरी बात, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये पढ़ी लिखी पार्टी है। 2014 के बाद आए हुए लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है, क्या कह रहे हैं, लाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। क्या हमने बॉर्डर खोल दिए क्या? ये पहले से जो लॉन्ग टर्म वीजा पर है उनको दिया जा रहा है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये पोलराइजिंग है तो उद्धव सेना आपके साथ वो समर्थन कर रही है, तो उनको बोलिए हट जाइए, ये पोलराइजिंग कदम आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? अगर ये हमारे भारत के रिसोर्सेज पर। और एक बात, अमातुल्लाह खान ने तो पैरवी की है कि रोहिंग्या रहे यहां पर। आप एक बार बोल दीजिए कि रोहिंग्याओं को बाहर जाना चाहिए। हमने तो उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया है। राजेश गुप्ता जी, ये देखिए, ये दिखा रही है, मैं भी दिखा देता हूं। सिस्टमैटिकली दिल्ली का एक एक करके, राजेश गुप्ता जी, मैं एक एक करके बात रखता हूं, एक एक करके आप वो दिखाइए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। अमानतुल्लाह खान एंड दिल्ली गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली सेटल्ड 300 इलीगल रोहिंग्यास बाय गिविंग देम गैस कनेक्शन एंड अदर कनेक्शंस। उसके अलावा ये देख लीजिए, रोहिंग्याओं को राशन मिल रहा है। ये हाईकोर्ट की रिपोर्ट है, भावेश जी आप पढ़ लीजिए, हिंदू की रिपोर्ट है, पीटीआई ने छापी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमानतुल्लाह खान को खारिज कीजिए। बहुत जल्दी से, फिर मुझे बंगाल की तरफ बढ़ना है, बंगाल की चर्चा का मैं ट्वीट दिखा रहा हूं। रोहिंग्याओं के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, सुन रहे हैं? रोहिंग्या के लिए ये है, रोहिंग्या एक सवाल पूछूं, प्रोवाइडेड पुलिस प्रोटेक्शन इन द बकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली। हरदीप पुरी जी,
अब आप एक बात को समझिए कि दिल्ली में एक सरकार है और भारत में भी एक सरकार है। अगर दिल्ली में आप किसी को बसाई दोगे, उसके बाद में उसे भूखे मरने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे। पहले कह रहे कि आप हम पे क्यों इस बात की जिम्मेवारी डाल रहे हो? आप कल को किसी को बुला के दिल्ली में डाले जाओगे लोगों को। चर्चा पर आ जाते हैं, सीए पर बात कर लेते हैं, सीए पर बात कर लेते हैं, और जिन लोगों को मिलेगी नागरिकता उन लोगों पर बात कर लेते हैं, और उनको लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आप भावेश अच्छे से समझा पाएंगे, जब ग्राउंड पर आप गए, ये जो 65% मुसलमान ये मान रहे हैं कि हमें फिक्र है सीए को लेकर, वो किस तरीके की फिक्र जता रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, जो ये पूरा जो मसला है उसका जो भी इलेक्टोरल जो इफेक्ट होना है वो सबको पता है, या तो नॉर्थ ईस्ट में होना है या बंगाल में होना। बंगाल में आम आदमी पार्टी ना तो चुनाव लड़ रही है, ना उनका कोई स्टेक है, तो आम आदमी पार्टी कितना बोल ले, दिल्ली में कितना इफेक्ट होगा नहीं होगा वो सबको पता है। दिल्ली में जितना आम आदमी पार्टी को जो कम्युनिटियाँ वोट करती है उसमें बीजेपी का कोई बहुत बड़ा चंक है नहीं। अब आते हैं बंगाल में इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए 2019 के चुनाव को अब ठीक से एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे तो 9 सीटें जो बीजेपी जीती थी उसमें उसका इस कम्युनिटी का, जिससे इनको सबसे ज़्यादा फायदा होना इस सीए से, मतुआ कम्युनिटी, उसका वोट के वजह से बीजेपी 9 सीटें निकाल पाई थी। अब चूंकि वो 9 सीटें बाकी नॉर्थ बंगाल की और कई सारी सीटें, बाकी साउथ ईस्ट बंगाल की और कई सीटें देख लीजिए, तो उसमें एक बड़ा सा एक हिस्सा आता है जिसमें इस समुदाय का कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 1.5 लाख ऐसे वोट है जिसका बीजेपी को फायदा दिख रहा है, जिसके वजह से पोलराइजेशन संभव है कि पोलराइजेशन होगा। लोग भी मानते हैं, और लोग क्या, पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी का देख लीजिए, ममता बनर्जी का देख लीजिए, सब मानते हैं कि इससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जहां पे इस कम्युनिटी की, जो मतुआ कम्युनिटी, राजवंशी कम्युनिटी जहां पे है, उसका इलेक्टोरल जो बेनिफिट है बीजेपी को मिल रहा है और मिलेगा। और उसका उदाहरण भी देखा गया था 2019 में, जिसके वजह से बीजेपी ये चुनाव से पहले ला रही थी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, यदि आप मुझे अलाउ करें, राजेश जी बोल लेते हैं कि नागरिकता देने से नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। कोई उदाहरण है आपके पास कि मतुआ कम्युनिटी या राजवंशी कम्युनिटी जिसको इससे सबसे ज्यादा फायदा हो, उनका नेशनल सिक्योरिटी को लेके कोई थ्रेट हुआ है? कोई भी एक उदाहरण हो आपके पास, कोई भी न्यूज हो? जल्दी से। देखिए, इसका कोई उदाहरण अभी तो नहीं है, लेकिन तो हो सकता है ना। अरे जब कोई कमेटी कोई चीज को लेके आती है, आप किसी कम्युनिटी पे आपने सवाल करा मुझे जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल सवाल थोड़ी है, आपने सवाल करा मुझे जवाब देने दो ना। मेरी बात सुनिए, मतुआ कम्युनिटी के बारे में आपको कुछ भी आपने सवाल कर लिया ना, कितना डिप्रेस हो गया, आपने सवाल कर लिया ना, अच्छा, अब आप जवाब देने दीजिए। मेरा ये कहना है कि जब कोई भी कमेटी बैठती है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसके फायदे नुकसान के बारे में बात करती है। अब उसका कोई फायदा नुकसान कोई हो सकता है, जरूरी है पहले हो जाए, उसके बारे में बात करोगे। हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, ऐसे तो देश नहीं चल सकता ना। नहीं, बिल्कुल। आप जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उदाहरण है तो उदाहरण को दीजिए और बात को खत्म कर देते हैं। जवाब देना चाहता हूं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो भूकंप आ सकता है, इसका मतलब नहीं कि आ गया क्या। राजेश जी, आपकी अपनी चिंता है, मैं इस पर चर्चा कर लूंगी। मुझे टीएमसी के नेता को भी इंक्लूड कर लेना है। एहतेशामुल हक हमारे साथ हैं। सर देखिए, बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है और बंगाल की कुछ सीटें मैं बस खोलने जा रही हूं और बताऊंगी कितना प्रभाव सीए का पड़ रहा है उन सीटों पर। आपका अपना आंकलन क्या कह रहा है? आपको नुकसान होगा? यही वजह है कि आप सीए को लेकर इतने मुखर हैं? सबसे पहले प्राची जी, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जो सीए का 2 दिन पहले जो पास हो गया शाम में 6 बजे, हमारे कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये चुनावी समय है, ये समय सही नहीं है। ये जो समय है ये बिल्कुल ये सही नहीं है। मैं इसके लिए कंडेम करता हूं कि ये सिर्फ जो है ये बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि जो पिछले 10 साल में जो इन्होंने, जो देश में हमारे 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिनको इन्होंने वादा किया था कि 15 करोड़ प्रत्येक भारतीय को हम देंगे, उससे विफल रहे। उन्होंने कहा था कि हर एक साल 2 करोड़ प्रति युवाओं को रोजगार देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ युवा फेल हो गए, उन्होंने नौकरी दिए नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं जो 70 रुपया का पेट्रोल है मैं उसको आधा कर दूंगा, वो तो हुआ नहीं। यहाँ महंगाई के मारे लोग बेहाल हो गया। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को ताकि डाइवर्ट कैसे किया जाए वो कोई बीजेपी से सीखे। और अभी जो बंगाल में जो मतुआ समाज को है, जो 18 सीट जो पिछला इसी हिसाब से 18 सीट वो लेके गए थे, तो कहीं न कहीं ये जो है ये बहुत बड़ा एक चुनावी स्टंट है मोदी जी का, बीजेपी का। चुनावी स्टंट कैसे, ये भी समझाइएगा। आगे सीट खोलने जा रही हूँ पश्चिम बंगाल की सीए पर तो आप ज्यादा नहीं बोले सर, आप महंगाई बेरोजगारी पर बोले, उस पर भी सवाल पूछेगा। शहजाद जी यहाँ पर हैं, लेकिन सीए पर आपको भी बताना होगा कि जो पास हो गया है संसद से कानून, उसे ना लागू करने वाली आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? आइए सवाल आपके सामने रख देते हैं, कुछ सीटों का आंकलन आपके सामने रख देते हैं। सीए का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल
पर पड़ रहा है क्योंकि धर्म के आधार पर बांग्लादेश में सताए गए शरणार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल में सीए लागू करने का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर है जहां बंगाली मतुआ वोटर सबसे अधिक है। दक्षिण पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश की सीमा से लगती ऐसी ही 3 सीटें हैं, बनगांव, रानाघाट और कृष्णानगर। बनगांव बीजेपी के मतुआ लीडर शांतनु ठाकुर की है। रानाघाट से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार मौजूदा सांसद हैं। कृष्णानगर से तृणमूल की महुआ मोइत्रा एमपी चुनी गई थी। अब इन तीनों सीटों पर क्या असर पड़ेगा सीए लागू होने का, आइए आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो सीटें हैं ये मतुआ वोटर्स के प्रभाव वाली सीटें हैं। सबसे पहले बात बानगांव की करें तो यहाँ बीजेपी आगे है। बीजेपी पहले भी आगे नजर आ रही थी, लेकिन सीए के आने से जो प्रभाव पड़ा है वो ये कि बड़ी जीत की तरफ बीजेपी के कैंडिडेट जीत की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सीए का फर्क ये पड़ेगा कि जो वोट का अंतर है वो ज्यादा हो सकता है हार और जीत का। रानाघाट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ भी बीजेपी आगे है। सीए से बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सीए का असर पड़ेगा। मतुआ वोटर्स के जश्न की तस्वीरें भी आपने देखी थी। कृष्णानगर की आप बात करेंगे, सीट अपने सांसद की वजह से काफी चर्चाओं में रही। जब महुआ मोइत्रा की सांसदी गई उसके बाद इस सीट की काफी चर्चा हुई। यहां पर बीजेपी आगे है और सीए से असर ये पड़ रहा है कि ये जो जीत है ये और भी ज्यादा आसान जो है वो हो जाएगी। आइए इसके कुछ और फैक्टर्स हैं वो आइए आपके साथ सामने रख देते हैं। बानगांव सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि शांतनु ठाकुर की सीट है। शांतनु ठाकुर मतुआ माता वीणापाड़ी देवी के पोते हैं। वो बीजेपी के सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बानगांव की सीट पहले भी बीजेपी जीत रही थी, लेकिन सीए लागू होने के बाद यहां बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सीए का असर यह है कि बीजेपी पहले भी जीत रही थी, लेकिन फिलहाल ये जो जीत है वो और भी बड़ी हो जाएगी सीए के इंप्लीमेंट होने के साथ ही। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। मतुआ वोटर के असर वाली एक और सीट है रानाघाट। यहां भी बीजेपी पहले से जीत रही थी। अब सीए लागू होने के बाद बीजेपी की जीत बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। ऐसे वोटर्स के मूड से नजर आ रहा है कि सीए का असर रानाघाट सीट पर पड़ रहा है। इफेक्ट ये है कि बड़ी जीत यहां भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती है। तो ये जो फायदा है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। अब एहतेशामुल हक साहब आप ही बताइए इस पर, ये तीनों ही सीट हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है आपके हाथ से भी निकलेंगी और सीए का अच्छा खासा इंपैक्ट है इन तीनों ही सीटों पर। प्राची जी, मेरी बात और आपकी बात मैच कर गई। जो मैंने कहा कि कहीं न कहीं ये समझ लिए चुनावी ये सिस्टम है जो अभी सही उचित समय नहीं है। आपने कहा ये मतुआ समाज जो रानाघाट और कृष्णानगर, और आपने कहा कि जो यहाँ का बनगांव का सीट जो है मतलब कहीं न कहीं बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। तो इससे साफ दर्शाता है कि ये बीजेपी जो है, बीजेपी के अंदर में बहुत परेशानी है कि ये सीए का एक तरह से हम देश में देंगे ताकि हमारे हिंदू भाई जो 80% है वो एक होंगे और हमें अच्छा एक बात तो हो गई कि चुनावी फैसला है। एक सेकंड हक साहब, एक सेकंड, एक बात तो हो गई कि चुनावी फैसला है, इस पर अभी जवाब देंगे शहजाद पूनावाला जी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सीए से आपको आपत्ति क्या है, ऐसी क्या है इस ड्राफ्ट में कि आपको लग रहा है ये आ गया तो मुश्किल हो जाएगी? कहीं आप भी तो चुनाव में नफा और नुकसान नहीं ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल, सीए जब देने का कानून है, लोगों को देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है, तो इतनी परेशान सरकार क्यों है? मोदी जी इतनी सरकार परेशान क्यों? हमें ये बात समझ में नहीं आती है। मैं जवाब दे ये बात सोचनी चाहिए। ये परेशानी तो आपके नेताओं में नजर आ रही है ना। इन्होंने तो लागू किया, इन्होंने तो लागू किया, लेकिन इसका विरोध तो आप कर रहे हैं। प्राची जी, इतना क्यों हमारे सेंट्रल में बैठे हुए? मैं आपको बीच में रोक रही हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई, वो अपने दर्शकों को बता दें। चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। आपको जानकारी दे दें कि चिराग पासवान और उनके चाचा, इन दोनों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो थोड़ी सी जो कश्मकश थी वो देखने को मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में से कोई एक धड़ा ऐसा हो सकता है जो एनडीए से अलग हो सकता है। लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की और सीटों को लेकर जो रजामंदी है वो बन चुकी है। पिछली बार एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 2 गुटों में एलजेपी बढ़ चुकी है। अब उन 6 सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, इसी पर मंथन चल रहा था, इसी पर चर्चा चल रही थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान शायद नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान सीटों को लेकर सेटिस्फाई नहीं है और उनका रुख ये बता रहा है कि वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अभी की तस्वीरें आप देखिए और अभी की जो खबर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने सब मैनेज कर लिया है। अपने एनडीए के जो साथी हैं उन्हें कैसे अपने साथ रखना है,
कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है भारतीय जनता पार्टी ये जानती है। और बिहार में चिराग पासवान जरूरी है बीजेपी के लिए, पूरे एनडीए के लिए। अगर पिछली बार का रिकॉर्ड बीजेपी को कायम रखना है, अगर 39 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 40 में से, इस बार 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा एनडीए कर रहा है, वो अगर पूरा करना है तो उसके लिए ये तस्वीर बहुत जरूरी है। ये तस्वीर काफी अहम हो जाती है। चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, अब ये तय हो चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है। जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद खुद चिराग पासवान ने ट्वीट करके बताया है, एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। ये चिराग पासवान कह रहे हैं उचित समय आने पर इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो एक मुश्किल जो बिहार में फंसी हुई थी, उस मुश्किल को भी भारतीय जनता पार्टी ने हल कर लिया है। एनडीए का जो कुनबा है उसमें किसी तरीके की आप कह सकते हैं कि वो घट नहीं रहा है, उल्टा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है और इंटैक्ट है तमाम जो साथी हैं। अब आइए लौटकर चर्चा पर आ जाते हैं। सीए जो एक बड़ी भूमिका आने वाले चुनावों में निभा सकता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इस पर जवाब शहजाद जी आप दे दीजिए कि आप परेशान क्यों हैं? नजर आ रहा है विपक्ष के साथियों को कि आप परेशान हैं क्योंकि आप चुनावी लाभ इसका लेना चाहते हैं, टाइमिंग पर इशू है। पहले मैं एक टिप्पणी कर दूं कि अभी कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें टीएमसी के प्रवक्ता कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछली बार भी इन्होंने वोट ले लिया, अभी भी ये वोट मिलने वाला है। अगर वो वोटर है तो नागरिक ऑलरेडी है, तो उनको इससे फायदा नहीं होना है माला। तो ये क्या बोले जा रहे हैं? ये थोड़ा विश्लेषण करते तो सोच समझ कर विश्लेषण करें। भाई अगर वो वोट दे रहा है हमें तो वो ऑलरेडी नागरिक है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नागरिकता देने वाला ही कानून है और ये कोई हमने नहीं लाया। महात्मा गांधी पोलराइज कर रहे थे क्या? यूपीए के शासनकाल में जब आप यूपीए के साथ थे तब 2 साल लागू हुआ है, तब यूपीए पोलराइज कर रही थी क्या? मनमोहन सिंह का ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा का बयान है, जब नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने अडवाणी जी को कहा कि मैं आपसे मांग करता हूं ये कानून लाए, तो वो पोलराइज कर रहे थे क्या? और मैं चौथी बात आपसे पूछ रहा हूं कि आपने तो खुलेआम सरेआम रोहिंग्याओं को दावत दी है और कहा है कि रोहिंग्याओं को छू कर तो बताइए। तो रोहिंग्याओं के लिए इतना प्रेम क्यों है? और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले हिंदू या वहां के माइनॉरिटी, सिख समाज के लोग, बाकी के समाज के लोग हैं, उनके प्रति आपके मन में इतनी दुर्भावना क्यों है? क्योंकि टाइमिंग को लेकर ही सारे के सारे सवाल पूछते हैं। 2019 में ये संसद से पास हुआ, लागू करने में इतने साल लग गए, चुनाव से ठीक पहले आपने इसे लागू किया। मैं उस पर भी जवाब देता हूं। देखिए, टाइमिंग को लेकर मैं तो कह रहा हूं ना कि ये टाइमिंग का सवाल ही नहीं उठता अगर कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलती। महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले उसकी वकालत की थी। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2019 से लेकर जब कोविड आया तो 2-3 साल कोविड में गया, उस समय पर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फैक्ट आप चेक कर लो, जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत लॉन्ग टर्म वीजा ऐसे लोगों को दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिला उसका फायदा, उसका लाभ उनको तब भी दिया गया। अब उसको कानूनी रूप में उसको अगली जामा जो पहनाना था वो पहनाया गया। ठीक है, अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं आप? सीए पर ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सीए का असर क्या पड़ रहा है? किन सीटों पर सीए की वजह से जीत हार का जो अंतर है वो बढ़ रहा है या कहां पर उलटफेर हो रहा है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आइए कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ इफेक्ट वाली 3 और सीटें हैं, कूच बिहार, दमदम और मुर्शिदाबाद। कूच बिहार और दमदम से बीजेपी आगे है, वहां के रिजल्ट पर सीए का कोई असर नहीं है। वहीं मुर्शिदाबाद की अगर आप बात करेंगे तो यहां तृणमूल आगे है, वहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि मतुआ चुनाव नतीजे पर कोई भी असर नहीं डाल पाएंगे। तो फिलहाल इन तीनों सीटों में कोई भी बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कूच बिहार, दमदम और मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं। कूच बिहार और दमदम में बीजेपी पहले से ही आगे थी, दमदम में भी बीजेपी आगे थी, कोई बदलाव नहीं हो रहा है इन दोनों सीटों पर। वहीं मुर्शिदाबाद, यहां से टीएमसी आगे रहेगी, यानी टीएमसी इस सीट जीत सकती है। इस सीट में भी कोई बदलाव नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि यहां पर निर्णायक भूमिका में जो मतुआ समुदाय के वोटर्स हैं वो नहीं है, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए यहां टीएमसी आगे पहले भी नजर आ रही थी पहले के सर्वे में, और अभी सीए का इंपैक्ट इस सीट पर कितना पड़ रहा है उसके आधार पर भी टीएमसी आगे इस सीट पर नजर आ रही है। और 3 सीटें आइए आपके सामने रख देते हैं। आगे की 3 और सीटें आपको बताते हैं, बारासात, बैरकपुर और बशीरहाट। बारासात और बैरकपुर में ओपिनियन पोल का रिजल्ट बदल रहा है, और बदल कैसे रहा है? बीजेपी अब यहां पर आगे हो रही है। बारासात की सीट बीजेपी जीत सकती है, सीए का क्लियर इंपैक्ट इस सीट पर नजर आ रहा है। जबकि बैरकपुर की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी यहां से आगे है, इस सीट पर भी सीए का इंपैक्ट क्लियरली नजर आ रहा है। बशीरहाट की अगर आप बात करेंगे, संदेश खाली वाली ये सीट है, यहाँ टीएमसी पहले भी आगे थी और अभी भी सीए इसके परिणाम में कोई भी बदलाव लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी तृणमूल यहां पर आगे है, टीएमसी ही
आगे नजर आ रही है। तो बारासात टीएमसी का मजबूत किला है। 2009 से लगातार डॉक्टर काकली घोष दस्तीदार यहां से सांसद हैं, लेकिन सीएए यहां का इक्वेशन चेंज करता दिख रहा है। सीए लागू होने से बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है और ये सीट बीजेपी जीत सकती है। ये असर क्लियरली बारासात में नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर आगे हो गई है। बैरकपुर सीट की आइए आपको बात बताते हैं कैसे यहां पर चेंजेस हो रहे हैं। बैरकपुर सीट अर्जुन सिंह के कारण चर्चा में है। अर्जुन सिंह पिछले दिनों 3 बार पलटी मार चुके हैं। वो पहले तृणमूल में थे, तृणमूल से बीजेपी में गए थे, कुछ ही दिन पहले वो बीजेपी से तृणमूल में आए। अब तृणमूल ने अर्जुन सिंह को बैरकपुर का टिकट नहीं दिया तो वो वापस बीजेपी में चले गए। बैरकपुर में भी मतुआ वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। सीए लागू होने के बाद यहां बीजेपी को फायदा हो रहा है, यानी कि बीजेपी इन दोनों सीटों पर अच्छा करती हुई नजर आ रही है। अब इसे भावेश एक बार आप समझा दीजिए, सीए का इंपैक्ट कैसे नजर आया लोगों के बीच में, क्या चर्चा है जो ये दोनों ही सीटें बारासात जो कि टीएमसी का गढ़ है, अगर ये भी चेंज हो रहा है तो कैसे? देखिए, मेनली हम ये 9 सीटों की बात करते हैं जिसका अपनी सीट बाई सीट डिस्कशन के, इसमें जो मुर्शिदाबाद और संदेशखाली वाली सीट है, उन दोनों सीटों पे बसीरहाट, राइट, उन दोनों सीटों पे सीए का असर है, ऐसा है। लेकिन वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसके लिए उसमें वो वोट उनको काउंटर नहीं कर सकती। जैसे उसके बसीरहाट की बात करें, वहाँ पे लगभग 53% मुस्लिम वोट है, तो बीजेपी वहाँ पे नहीं जीत सकती। देखिए, बंगाल के मुस्लिम, यूपी के मुस्लिम, दोनों का वोटिंग पैटर्न बहुत अलग है। यूपी में कई जगह ऐसा है जो मुस्लिम वोट डिवाइड होता है, इसलिए आप देखेंगे कई सीटें ऐसे, जैसे संभल हो गया, बीजेपी जीत चुकी है और इस बार भी जीतने की उम्मीद में है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है, वो उस पोजीशन में नहीं है कि मुस्लिम वोट को बांट सके, इसलिए इन दोनों सीटों पे सीए का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन बाकी अदर सीट, जैसे बैरकपुर की हमने बात किया, बैरकपुर पिछली बार भी बीजेपी जीत चुकी थी और इस बार भी जो था बहुत नैरो मार्जिन से, जब हम लोग ओपिनियन पोल कर रहे थे तो उसमें भी दिख रहा बहुत नैरो मार्जिन है। चूंकि इस बीच में टीएमसी ने भी अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत गड़बड़ कर ली है। बीजेपी ने हालांकि उस पर अपनी सीट कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन इसके आने के बाद लगभग 1 लाख के आसपास वहां पे मतुआ वोटर्स है। तो वो पिछली बार क्या हुआ था, असेंबली के टाइम में भी हुआ था, मतुआ वोट टीएमसी के फेवर में चला गया। इसलिए आप देखेंगे उस असेंबली सेगमेंट को देखेंगे तो टीएमसी वहां पे ज्यादा आगे थी। लेकिन इसके बाद जब जैसे सीए आया तो उसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा होता रहा। उसी तरह बारासात एक बहुत ही मजबूत किला है टीएमसी का, लेकिन वहां पे लगभग 2 लाख के आसपास मतुआ वोट है, जिसके वजह से देखेंगे बीजेपी के पक्ष में वो पोलराइजेशन हो रहा है जो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा करता हुआ दिख रहा है। बाकी सीटों पर जैसे दमदम था, हमने पहले भी कहा था, दमदम और कृष्णानगर पहले भी बीजेपी, हमने ओपिनियन पोल में बात किया था, बीजेपी वहां पे जीत रही है। बहुत नैरो मार्जिन जरूर है वहां पे, लेकिन बीजेपी जीत रही है वहां पे, उसमें सीए का भी असर है। बाकी वहां पे जो कैंडिडेट, अभी जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है जो वहां पे जीते, जिसका टीएमसी को भी खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से बीजेपी जीत रही है। बाकी यदि अदर रीजन में जाए, देखिए सीए का सिर्फ ये 9 सीटों पे ही नहीं है, बाकी आप पूरे बंगाल में आप देखेंगे 24 परगना और साउथ 24 परगना और खासकर आप देखेंगे जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में बहुत ज्यादा प्रभाव है। आगे और सीट दिखाएंगे हम भावेश, और उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे कि वहां पर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एहतेशामुल हक साहब, अब ये जो ओपिनियन पोल है ये तो ये बता रहा है कि इंपैक्ट तो पड़ रहा है, और मतुआ वोटर्स जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा आप करने की कोशिश करते हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कम से कम बारासात आपके हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल नहीं प्राची जी, मेरे हाथ से कोई भी सीट नहीं निकल रहा। ये सब जो है ये सीए, देखिए अभी मैं सजाद पूनावाला जी को कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो कहा कि आज देखिए इससे कितनी बड़ी दुख की बात है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी 5 केजी राशन मुफ्त दे रहे हैं। तो मेरा जो पहले सवाल था कि कहीं न कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था लचमचा गई है, चरमरा गई है, उसके वजह कर सीए को जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समझ लिए जमीन खिसक जा रही है। उन्होंने स्लोगन दिया 400, अब की बार 400 के पार। हम समझते हैं मोदी जी कम बोले, 543 पूरे उनको बोल देना चाहिए, ताकि विपक्ष वो मुक्त चाहते हैं। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा एक पॉइंट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये गैर संवैधानिक कैसे हो जाता है, आपके नेता कहते हैं, ये थोड़ा सा एक पॉइंट बता दीजिएगा, ये गैर संवैधानिक कैसे है। और दूसरा, ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं अपने राज्य में किसी भी कीमत पर
सीए लागू होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए इसी पर जो तो भी सवाल हो। पूछा हमारी जा रहा है ना टीम आपसे ममता कि बनर्जी आप सामने आने के लिए क्या तैयार है। संविधान से बड़े हो जाएंगे, देश के कानून से बड़े हो जाएंगे, आप देश की संसद से बड़े हो जाएंगे, देश की संविधान से संसद बड़े से, नहीं हो जाएंगे। देश मैं की संविधान संसद में से अगर बड़ा कोई नहीं हूं। कानून बना है एहते शामुल हक साहब, उसे आप लागू नहीं करेंगे और आप तो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। और मुझे रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है ना सीटों में, यही वजह है कि शायद आप चुनौती दे रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप इस पर सीए पर इस तरीके की बात करेंगे और उसका फायदा आपको मिले, शायद अपने वोटर्स को एक साथ लाना चाह रहे हैं। मैं रोक रही हूं आपको बीच में, इसका जवाब शहजाद देंगे, लेकिन बाकी और सीटों की भी मैं बात कर लेती हूं। रुक जाइए एक सेकंड सर, बाकी और सीटें जरा खोल देती हूं, उसके बाद विस्तार से चर्चा कर लेंगे। बांग्लादेश सीमा से लगती सीटों के अलावा भी कुछ सीटें हैं जहां मतुआ इफेक्ट नजर आता है। ऐसी सीटों में हावड़ा, बर्धमान पूर्व, बर्धमान, दुर्गापुर और बोलपुर शामिल है। कोलकाता से सटे हावड़ा में टीएमसी आगे जरूर है, लेकिन सीए लागू होने से बीजेपी मुकाबले में आ गई है, यहां रुझान बदल भी सकता है। इसी तरह बर्धमान पूर्व में भी बीजेपी अब कड़ी टक्कर दे रही है, बढ़त मिल रही है टीएमसी की बरकरार है, लेकिन फिर भी यहां पर जो खेल है वो पलट सकता है। हावड़ा, बर्धमान पूर्व, बर्धमान, दुर्गापुर और बोलपुर, ये 4 सीटें आपके सामने हैं। तृणमूल आगे है हावड़ा में, लेकिन मुकाबले में बीजेपी आ गई है सीए लागू होने के बाद। बर्धमान पूर्व में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी जो अभी तक मुकाबले में नहीं थी, सीए लागू होने के बाद मुकाबले में आ चुकी है। बर्धमान, दुर्गापुर की बात करेंगे तो यहां बीजेपी आगे है, सीए का फायदा है, और बोलपुर बीजेपी आगे है, इससे यहां पर भी बीजेपी को सीए का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक एक सीट पर क्या बदलाव हुआ आपको जल्दी से समझा देते हैं। हावड़ा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। यहां तृणमूल आगे है, लेकिन सीए इफेक्ट से बीजेपी मुकाबले में आ गई है। यानी जब चुनाव होंगे, जब प्रचार प्रसार शुरू होगा, दौरे होंगे तमाम स्टार प्रचारकों के, तो हो सकता है कि हावड़ा का ये जो नतीजा है या जो अभी ओपिनियन पोल बता रहा है, ये बदल भी सकता है। इसके बाद बर्धमान पूर्व की अगर आप बात करेंगे, यहां भी टीएमसी आगे है, सीए का इफेक्ट यहां पर ऐसे पड़ रहा है कि बीजेपी मुकाबले में आ गई है। अभी तक एक तरफा जीत अगर तृणमूल की नजर आ रही थी, यानी कि टीएमसी की नजर आ रही थी, तो अब ऐसा नहीं है। बीजेपी अच्छी खासी जो फाइट है वो फिलहाल देखने को मिल सकती है इन दोनों ही सीटों पर। सबसे पहले भावेश, इन दोनों सीटों का जरा समीकरण समझा दीजिए, फिर इस पर राजनीतिक चर्चा करूंगी कि कैसे ये बदलाव हो रहा है। लाइव है, मुझे एक टिप्पणी करने देती है। देखिए मैं बस बहुत जल्दी से आ रही हूँ शहजाद। हाँ, देखिए जो हावड़ा वाली सीट है उस पे सीए का असर है, उसमें वहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास मतुआ वोटर है, जो पहले ट्रेडिशनली अब 2019 में भी देखिए टीएमसी वहाँ पे जीती थी, लेकिन वहाँ पे जो मतुआ वोटर्स जो था लगभग 70% के आसपास टीएमसी को गई थी। असेंबली में भी वो लगभग वही पैटर्न रहा था, लेकिन सीए आने के बाद उसमें एक अच्छा खासा रुझान देखा रहा है। बीजेपी वहां पे उसको लगभग 80-20 के आसपास, 80% के आसपास उसको लेके आ रही है। दूसरी उधर जो बर्धमान पूर्व की थी, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे 2 ऐसे असेंबली है जिसमें इनकी अच्छी 60-60 हजार के आसपास मतुआ वोटर्स की तादाद, वो लगभग इन ब्लॉक बीजेपी को जाए, जिसके वजह से बीजेपी वहां पे मुकाबले में आ रही है। तीसरी एक सीट जो बर्धमान दुर्गापुर की हमने बात कर लिया, बर्धमान दुर्गापुर बीजेपी पिछली बार भी जीती, बहुत नैरो मार्जिन से जीती। एस एस अहलुवालिया वहां के सांसद हैं, क्योंकि वहां पे शायद वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन बीजेपी टीएमसी ने भी वहां कैंडिडेट बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया। मैं भावेश आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि अभी मुझे राजनीतिक प्रतिक्रिया लेना इस पर जरूरी है। शहजाद, आप बेशक मना करते रहिए, आपकी पूरी पार्टी मना करते रहिए, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है ओपिनियन पोल में रिफ्लेक्ट भी तो हो रहा है ना, जिन सीटों पर आप नहीं थे फाइट में, उन सीटों में भी फाइट पर आते हुए नजर आ रहे हैं सीए के बाद। प्राची जी, 2014 में हमारी 2 सीटें थी, 2019 आते आते किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने बताया था 18 सीट आएगी, और आज प्रशांत किशोर जो इनके स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होगी। क्यों? क्योंकि हम अपना वोट शेयर 50% प्लस ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात, संदेश खाली पर जिस प्रकार की चुप्पी इन्होंने मेंटेन की है, जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने शाहजहां को बचाने में की है, और शुद्ध तुष्टिकरण की राजनीति जो किया है, बसीरहाट में पता है इनका कैंडिडेट कौन है? वही दंगे का मास्टरमाइंड, देन दंगे का मास्टरमाइंड जो हाजी नूरुल इस्लाम, क्योंकि वो शाहजहां को टिकट नहीं दे सके, और इसके चलते जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, तो इसके चलते अगर जन समर्थन हमारी तरफ आ रहा है, तो कोई एक विषय पर चुनाव नहीं होता, अनेकों विषय होते हैं, उसमें से एक विषय सीए हो सकता है, परंतु बाकी जिस प्रकार की सरकार ममता बनर्जी ने चलाई, और बाकी सब छोड़ दीजिए, आज का बयान बाबोन बनर्जी का, जो ममता दीदी के भाई है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पार्टी के साथ इत्तेफाक नहीं रखता जिस प्रकार की टिकट दी, और बाकी तो छोड़ दीजिए, बहिर्गात करने वाली पार्टी ने आज शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और किस प्रकार के यूसुफ पठान को भी टिकट
क्योंकि दिया मुझे है। खत्म करने मेरे पास समय नहीं था। हाँ प्राची जी, मैं ब्रेक से पहले आपने कहा था कि सारा कुनवा एनडीए का इंटैक्ट है, उस पर कहूंगा कि कल ही जेजेपी छोड़ के गई है, कुछ इंटैक्ट नहीं है, अंदर खाने बहुत बुरा हाल है। सीधे दूसरे पॉइंट पे आता हूं जो आपने बात कही। देखिए, मुझे नहीं पता आपने सर्वे करे हैं, वो आपने करे होंगे, हो सकता है अच्छे हों, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी वोटर है वो तो ऑलरेडी वोटर है, और जो अब ये बात हो रही है आगे करने की सीए आने के बाद में, तो कल तो वोटर बन नहीं जाएंगे इस चुनाव से पहले, तो इसका क्या असर होगा मैं जानता नहीं। दूसरी बात यह है कि 11 लाख लोग जो देश के धनाढ्य लोग, बिजनेसमैन लोग, जो इस भारत सरकार की जो अजीब नीतियां बना रहे हैं, आग लगाने की नीतियां हैं, छोड़ के चले गए, वो तो बाहर भाग गए। जो बिजनेस कर सकते थे, काम कर सकते थे, रोजगार दे सकते थे, उनको तो लाना नहीं है, उन लोगों को लाना है जिनको ये नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। बयानबाजी क्यों की जा रही है? क्यों आप इसे वोटर्स से जोड़कर देख रहे हैं? आप ही के नेता ने वोटर्स से जोड़ा था, हमने नहीं जोड़ा। उन्होंने ही आज बयान दिया, हम तो रोजगार से जोड़ रहे हैं, हम रोजगार से जोड़ते हैं, वोटर से नहीं जोड़ते, रोजगार से जोड़ते हैं। राजेश गुप्ता जी, मुझे खत्म करना है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।